नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में होने वाला और इसको लेकर के तमाम पार्टियां जो हैं वो तैयारी में लग चुकी हैं। कौन कौन से उम्मीदवार होंगे इसकी घोषणा तो अभी बाद में होनी है, लेकिन जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर कई कैंडिडेट अपने आप को वहां पे दावा करना शुरू कर दिए हैं कि हम उम्मीदवार हैं और हम चुनाव लड़ेंगे, पार्टी हम पर भरोसा करेगी। और अभी हम मौजूद हैं अजय पासवान, जो एक प्रखर कहा जाता है कि प्रखर तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, भाजपा के नेता हैं और इनकी कही जा रही है कि पकड़ जो है अच्छी खासी है, अपनी बातों को बिल्कुल नाप तोल के रखने का काम करते हैं, बारीकी के साथ दबा करके अपनी बातों को रखते हैं। अजय पासवान जी, आपका स्वागत है। आपको भी, आपके श्रोता को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बंटी बाबू एक छोटा सा साक्षात्कार के लिए मेरे पास पहुंचे हैं, इसके लिए धन्यवाद आपको। क्या हो रहा है इस बार? चुनावी वर्ष है 2025 में। तमाम लोग, हालांकि अगर बीजेपी की भी बात कर ले, चाहे कोई भी पार्टी की अगर हम बात कर ले, तो सभी जगहों से देखा जा रहा है 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, सभी जगहों से कई उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार बिहार विधानसभा में? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में एक नेता कहला रहे हैं। नेता सर, नेता शब्द मैं बोल रहा हूँ, और भारत की जनता के हित के लिए अपनी सारी ताकत और अपनी सोच को रात और दिन लगाते हैं। और उन्होंने लगा करके भारतवासियों को दिखाया कि बहन के सिंदूरों के लिए सिंदूर स्ट्राइक को स्टार्ट किया, और उस सिंदूर स्ट्राइक ने पूरे पाकिस्तान को नस्तानाबूद कर दिया। तो आज उस व्यक्ति में वो क्षमता है, वो एबिलिटी है कि भारत के सारे माताएं, बहनें, दलित, शोषित, वंचित सारे समुदाय के लोग उनको चाह रहे हैं, और उस चाह से नजर आ रहा है बिहार का चुनाव। बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आप लोगों को तो मुद्दा ही मिल गया है। नहीं, मुद्दा नहीं है सर, हम तो देश हित में काम करते हैं सर, मुद्दा नहीं है सर, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी काम नहीं करते हैं, हमारे कोई नेता काम नहीं करते हैं, ना हम लोग करते हैं। हम लोग सेवा करते हैं, सेवा भाव से ये काम करते हैं और सेवा में ही रहते हैं हम लोग सर। क्या लग रहा है कि जैसे कि आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, तो फिर पीछे क्यों हट गए? क्यों तमाम लोगों की जब आवाज़ें थी, हालांकि बीजेपी के ही लोग कह रहे थे भाई पीछे नहीं हटना चाहिए था, जब सेना हमारी तैयार थी, भारत के एक एक नागरिक तैयार थे कि पाकिस्तान का इस बार खात्मा कर दिया, तो पीछे हटने का कारण? बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ। ये महाराज, एक कहावत है देहात में, घास खाए गदहा मार खाए, घास खाए गदहा मार खाए जोलहा। अरे महाराज, जो काम करना था, जिसने हमारे बहनों का, हमारे भाइयों का, हमारे माताओं का क्या बोलते हैं कि हत्या किया, और उस हत्यारों को हम लोगों ने मारा, कि पाकिस्तानियों ने थोड़ा किया हमारे लिए काम। जो पाकिस्तान में जाकर रह रहे थे आताताई, उनका मोदी जी ने खात्मा कर दिया। क्या हम भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, ये सारे लोगों को एक साथ चलाता है। पूरे दुनिया में ऐसा राष्ट्र नहीं है, पूरे दुनिया में ऐसा देश नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी सारे लोग हमारे देश में रहते हैं। अरे जो हमें गलत करेगा हम उसको मारेंगे। अब मोदी जी ने कहा है कि ये स्ट्राइक बंद नहीं हुआ है, आप एक मारोगे मैं फिर 200 मारूंगा। बंटी बाबू, एक मारोगे 200 मारूंगा। ये जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जिनके पास कोई सोच नहीं है, जिनके पास कोई ड्रीम नहीं है, वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही ना मोदी जी को। जब युद्ध विराम हुआ था तो उस समय बातें तमाम बड़े बड़े चैनलों ने भी चलाया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने मध्यस्थता की है। अब तो वो बोल रहे हैं कि मैंने कोई मध्यस्थता नहीं की। सर, मध्यस्थता की बात नहीं है, बताइए ना। एक शादी करने के लिए हम लोग जाते हैं तो कोई ना कोई अगुआ होता है, होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अरे अभी देश में अमेरिका का अपना एक सामंजस्य है, और मोदी जी उनके मित्र हैं, तो मित्रता में ये बात आती है। और विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्षियों के पास ऐसा कोई है ही नहीं कि वो लोग कुछ बात कहें। तो वो ट्रम्प साहब को कुछ कह रहे हैं कि उन्होंने मध्यस्थता कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक हमारे मोदी जी नहीं चाहते, हमारे रक्षा मंत्री नहीं चाहते, हमारी सेना नहीं चाहती, तो किसी कहने से थोड़ी ये स्ट्राइक रुकने वाला था। ना रुका है। एक बात कहने के लिए अब इनके पास तो कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं तो कुछ भी कहते हैं सर। और उसी मुद्दा को आपने बहुत बढ़िया तरीके से रखा मेरे सामने। मैं पूरे भारतवासियों को कहना चाहता हूं कि भारतवासी सारे सुरक्षित हैं, सारे सबल हैं, सारे शक्तिशाली हैं। एक को मारेगा पाकिस्तान का आतंकवादी, वहां 2000 लोगों को मारेंगे हम लोग, एकदम 100% मारेंगे। तो ये रही बात।
अब लोग भ्रम फैला रहे हैं, भ्रम की कोई हम लोग मतलब भी नहीं समझते हैं, और लोग कहें हम लोग सुनते हैं। पहलगाम जैसी घटना हुई, सुरक्षा में भारी सेंधमारी हुई, तभी तो हमारे 26 से 28 जो पर्यटक थे मारे गए। चूंकि भारत में घुस करके आतंकियों ने मारे। जी जी, अच्छा आतंकवादी कहेंगे किसको आप? अपने भाई को? मेरा भाई मुझे मारेगा? मेरे पास पहलगाम में मैं सुना रहा हूँ, मेरा भाई मुझे मारेगा, मेरे चाचा मुझे मारेंगे? अरे वो आतंकवादी का नाम ही है कि दूसरे देश से आकर के हमारे देश में घुसपैठी करता है और हमारे लोग को परेशान और उनकी हत्याएं किया, और उस हत्या का जवाब हमारे देश के रक्षा मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिया। कहीं सुरक्षा में तो सेंधमारी हुई ना, कहीं ना कहीं चूक थी ना। देखिए सर, आपका ये कहना मैं मानने को तैयार हूँ, चूक है। अच्छा चूक है तो चूक का जवाब हमने दिया। अब मोदी जी कह रहे हैं कि अब चूक नहीं होगी, मोदी जी ने जानबूझ के चूक थोड़ी किया। अनियमितताएं हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, उस गलतियों को सुधार किया जा सकता है, उस गलतियों को अपने अपने सेनाओं से बताई जा सकती है कि ऐसी गलतियां ना हो। अब फिर हम मारेंगे, हमने स्ट्राइक रोका नहीं है। उन्होंने कहा कि हम आतंकवादी हमारे देश में एक मारेगा, हम 200 मारेंगे। क्या पाकिस्तान को उड़ा दें? हम यही चाहते हैं, यहाँ के विपक्षी लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान को उड़ा दें और हम पर फेंक दें, हम उन पर फेंक दें, पूरी दुनिया समाप्त हो जाए, पूरा भारत समाप्त हो जाए, पूरा पाकिस्तान समाप्त। यही विपक्षियों का मेन मुद्दा है। किसी को इसमें तो पक्ष विपक्ष की बात नहीं हो, तो देश की बात है। चाहे ओवैसी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, तमाम विपक्षी लोग हो, तो एक साथ भाई चले। आपने देखा कि नरेंद्र मोदी के साथ राहुल गांधी की भी बैठक भी हो गई भाई, क्योंकि देश को बचाना था। बंटी बाबू, मन में राम बगल में छुरी वाली बात मत कीजिए सर, मन में राम बगल में छुरी वाली बात मत कीजिए। ये सोनिया गांधी के दामाद क्या क्या बोल रहे थे? ये क्या राहुल गांधी समर्थन कर रहे हैं? ये वैसी 500 गालियां दे रहे थे, कहते भारत जिंदाबाद कर रहे हैं। ये हम नहीं समझते हैं क्या? हमारे मोदी जी नहीं समझते हैं क्या? हमारे भारतीय जनता पार्टी नहीं समझती है क्या? हमारे देश के रक्षा मंत्री नहीं समझते हैं क्या? सारे लोग समझते हैं। ये चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी युद्ध कर ले, युद्ध में कोई अपने आप को फंसा ले, अपने लोग को मरवा दे, इसलिए कह रहे हैं कि युद्ध करते रहिए। मोदी जी इतने बुर्बक नहीं है, मोदी जी इतने बेवकूफ़ नहीं है, हमारे देश की सेना बेवकूफ़ नहीं है। एक हमारी दोनों बहनों ने जो इलाज कर दिया पाकिस्तान को। कौन दोनों बहनें? आपको सामने है जी, एक मेरी मुस्लिम बहन, एक हिंदू बहन ने दिखा दिया। उसी मुस्लिम बहन के तो खिलाफ आपके मंत्री क्या अनाप शनाप बयान दे दिए, जिस पर हाईकोर्ट ने FIR करने के लिए भी बात कर दी। देखिए, ये आपको जानकारी है ना? आप ही के दल के मंत्री हैं। देखिए, ये उंगलियां सारी बराबर नहीं है सर, ये सारी उंगलियां बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो उन्होंने ये अनियमितताएं किया, उसका उनका जो पार्टी ने उनका विरोध भी किया कि आप ऐसा क्यों बोल गए, उनको नहीं बोलना चाहिए था। हम लोग भी विरोध कर रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। देश की बात है, देश के हित में बात करनी चाहिए थी। देश जो है दूसरे देश पर आक्रमण कर रहा है, दूसरे देशों को हरा रहा है, ये तो खुशी की बात है। हमारी बहन, दोनों बहनें ने जो सिंदूर, जो नाम रखा गया बहनों के लिए रखा गया कि सिंदूर के इलाज सिंदूर ने रखा। तो भारतीय प्रधानमंत्री बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत समझदार व्यक्ति हैं, बहुत कौटिल्य राजनीति को जानते हैं और बहुत ताकतवर नेता हैं, बहुत समझे और बुझे हुए नेता हैं। इसलिए पूरे बिहार की नहीं, पूरे भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी, है, थी। चलिए अब थोड़ा सा लोकल पॉलिटिक्स की बात कर ले। क्या अजय पासवान का वाकई में दरौली में कुछ फाइनल हो गया? क्या जब भी मंत्री आ रहे हैं एकदम आप दिखाई दे रहे हैं, कभी स्वागत करते तो कभी उनके साथ कहीं दौरे पे, क्या लग रहा है? बंटी बाबू, ऐसा नहीं है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं, हमारे वरीय नेता लोग हैं, तो हमारी तो दायित्व बनती है कि हम उनके खैर मकदम में रहें, उनके स्वागत में रहें, और पार्टी के जो भी कार्यक्रम होते हैं मैं उसमें शिरकत करता हूं और रहता हूं। इसमें कहीं चुनाव लड़ने की बात नहीं है। पार्टी जो मुझे देगी, छोटी सी दायित्व देगी, बड़ी सी दायित्व देगी, उसको सहर्ष मैं स्वीकारूंगा और बढ़िया से काम करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है चुनाव लड़ने के लिए मैं पार्टी में काम कर रहा हूं। मैं शुरू से ही, आप तो जानते हैं, मैं जिला पार्षद 2001 से 2005-06 तक था। उसके बाद ही बहुत सारे मैं सांसद प्रतिनिधि रहा। लोकसभा का चुनाव भी गोपालगंज से लड़ा, वहाँ भी 64,000 वोट आए मुझे सर। तो हमें तो जनता में रहने की आदत है। और आप तो, आपके पापा जी, आप सारे लोग बहुत ताकतवर मीडिया में आप लोगों ने स्थान बनाया है और निष्पक्ष आप पत्रकारिता करते हैं, इसलिए आप लोग मुझे अच्छे भी लगते हैं और शायद मैं भी आपको अच्छा लगता हूँ। अजय पासवान जी, एक चीज़ देखने को मिला कि इस बार आप लोगों ने एक पखवाड़ा मनाया
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई, आप भी धूमधाम से गाजे बाजे के साथ पहुंचे हुए थे और ये पखवाड़ा महीनों तक चलते रहा। क्या सिर्फ 2025 तक ही मनेगा, 26 में ही पखवाड़ा मनाया जाएगा? क्योंकि जनता बिल्कुल 2025 में भी इसका इंतजार नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, देखिए पहले 2024 में नहीं मना है, सिर्फ जयंती के दिन ही जयंती मनाएगा। अरे दलित नेताओं को अब सम्मान दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। चुनाव आएगा तभी सम्मान देंगे, चुनाव बीत जाएगा तो नहीं देंगे, पहले नहीं देंगे। पूरी बात कर ले दीजिए सर। अब दलितों को ये पता था कि कांग्रेस पार्टी दलितों की हिमायती है। आपको पता होना चाहिए कि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान के रचयिता रहे और उन्होंने 2-3 नारे दिए थे, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। एक उन्होंने खास तौर पे एक नारा दिया था कि दलितों, शोषितों, वंचितों को राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए। तो वो ये तो नारा दे दिया, सब लोग समझ गए, संविधान लिखा गया, संविधान पारित हो गया। अब वो चाहते थे कि हम राजनीति में आए और अपने लोगों के लिए कुछ कानून, कुछ नियम अलग से बनाए हम। तो भारतीय जनता पार्टी उस समय सत्ता में नहीं थी, सत्ता में थी कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी थी, नेहरू जी थे। तो इन लोगों ने दलितों को क्या सम्मान दिया, मैं वही बताना चाहता हूं सर आपको। वो 2 बार राज्यसभा से मेंबर बनना चाहते थे, लोकसभा से ही बनना चाहे, उनको जीतने नहीं दिया। और जब जीतने इसलिए नहीं दिया कि ये दलित का बेटा तो आरक्षण में अपनी भागीदारी दे ही दिया है, अब लगता है कि जिस सबसे ज़्यादा संख्या दलितों, शोषितों, वंचितों की है, तो कहीं सरकार में इसकी भागीदारी पुरजोर तरीके से ना हो जाए। तो उस कारण से उनको जीतने नहीं दिया। दूसरे दल के लोगों ने उनको मदद किया, उनको जीता और राज्यसभा भेजा। जब उनका स्वर्गवास हुआ दिल्ली के अंदर, तो ये क्या बात करेंगे कांग्रेस पार्टी वाले। शांति वन में 2 गज जमीन तक नहीं दिया, दिल्ली में 2 गज जमीन तक नहीं दिया और उनको बॉम्बे जाना पड़ा अपना प्राइवेट प्लेन करके, और उस प्लेन का भी पैसा कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया सर। और जब दलितों के ये इतने बड़े दुश्मन अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री बने, तो लोकसभा क्या बोलते हैं स्थान पर बाबा साहब का मूर्ति, फोटो लगी। उसके बाद जगजीवन राम को लोग बाबूजी बोलते थे सर, जगजीवन राम बाबूजी बोलते थे। मैं दलित भाइयों की बात कर रहा हूं। तो शांति वन में उनको भी 2 गज जमीन नहीं दिया। ये दलित के दुश्मन, ये कांग्रेस पार्टी दलित के दुश्मन है। आज भारतीय जनता पार्टी दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए पूरे देश में काम कर रही है, पूरे अपने स्टेट में काम कर रही है। हमें लग रहा है कि हमारा सम्मान, दलितों का सम्मान, शोषितों का सम्मान, बहनों के सम्मान, माताओं के सम्मान भारतीय जनता पार्टी में है और किसी पार्टी। बातें आप कह रहे हैं, लेकिन आपके समाज की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनका कहना होता है कि भाई भाजपा जो है दलित विरोधी है। लगातार आप सुनते भी रहते हैं, मीडिया पे भी लोग आकर के सामने कहते हैं। आप देखे होंगे सर कि 29 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती थी। ऐसा जयंती पूरे बिहार में कहीं नहीं मनाई गई। चुनाव है तो मना ही जाएगा। फिर चुनाव तो हर एक साल होते हैं सर। नहीं, हर एक साल कहाँ होता है? 2025 में मान, जिला परिषद का चुनाव है, लोकसभा, ये भंटे बाबू इसका ख्याल रखा जाए, कोई चुनाव नहीं है। 2026 में भी ये सवाल किया जाए होगा। अजय पासवान भी फिर नेतृत्व करेगा। उस समय भी पखवाड़ा मनना चाहिए 1 महीने तक लगातार। पूरे दलित टोलियों में हम लोगों ने मनाया है, पूरे दलित बस्तियों में हमने मनाया। दलित भाइयों से तिरंगे का झंडा जो है फहरवाया है, बाबा साहब की मूर्ति को धुलवाया है, हमने धोया है, उनके ऊपर माल्यार्पण करवाया है अपने दलित भाइयों से। उनको समझ में आना चाहिए कि कौन हमें सम्मान दे। जो हमें सम्मान देगा उसके साथ रहेंगे, जो अपमान करेगा उसके साथ नहीं रहेंगे बंटी बाबू। और आप तो प्रखर मीडिया के लोग हैं, आप तो सारे सीमान और पूरे बिहार के सारे सिस्टम को जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है। आज देखिए देश में अमन चैन बनी हुई है। आज देश में अमन चैन है कि नहीं है सर? आज उन लोगों के बीच में कितना घोटाला, सिर्फ घोटाला ही घोटाला, घोटाला ही घोटाला, कोयला घोटाला, लोहा घोटाला, यूरिया घोटाला, खाद घोटाला, बीज घोटाला, बाप रे बाप, घोटाला ही घोटाला। आज प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री हैं, आप एक भी घोटाला बताइए। देश में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगार लोग, युवा इधर उधर जो भटक रहे हैं, ये पलायन, ये सब क्या है? 140 करोड़ जनता है सर। यही तो डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया। सर बता रहा हूँ, डिजिटल इंडिया बताऊंगा मैं आपको। 140 करोड़ देश की जनता है सर। और पाकिस्तान का नाम मैं रखना चाहता हूँ। 20 करोड़ की 40 करोड़ है सर। कितना करोड़ है? वो तो एक छोटा राज्य है। हाँ, राज्य नहीं है सर, देश है जी, वही छोटा देश है भला। एक ही साथ तरक्की, एक ही साथ बटा भैया, एक ही साथ बटा है। वहाँ के लोग गधे बेचते हैं,
हमारे यहाँ के लोग हाथी बेचते हैं। सोचिए, कल्पना कीजिए हुजूर, हमारे यहाँ के लोग हाथी बेचते हैं, वहाँ के लोग गधा बेचते हैं। आज वो पाकिस्तान किसी स्थिति में, हमारा देश किसी स्थिति में, हमारे मोदी जी ने 4 दिन में पाकिस्तान का नस्तानाबूद कर दिया। नहीं, नेस्तनाबूद तो नहीं हुआ। कहाँ नेस्तनाबूद हुआ? आतंकवादियों किया हुजूर। पाकिस्तान की बात, कई जगहों पे जैसे कई अजहर मसूद के कई ठिकानों पे बमबारी हुई है, बहुत कुछ हुआ। अरे तो लेकिन जो देश के लोग चाह रहे थे वो नहीं हो सका। वो होना चाहिए। मैं देखिए, देश के लोगों में आक्रोश है, रहेगा। क्या अमेरिका के इशारे पे मोदी जी चल? नहीं नहीं नहीं, ऐसी सर बात नहीं है। बाप रे, भारत के प्रधानमंत्री, विश्व का सबसे बड़ा खतरनाक प्रधानमंत्री, इतना ताकतवर प्रधानमंत्री तो कोई है नहीं सर। आपको पता होना चाहिए यूक्रेन में क्या स्थिति था, रशिया की स्थिति पता होगी आपको। लेकिन यही अटल बिहारी वाजपेयी थे तो अमेरिका की बात तक नहीं माने थे। ओहो, यही तो याद है कि नहीं? सर यही अमेरिका है कि मोदी जी को वीजा तक नहीं दिया था। अब छोड़िए ना सर पिछली बातों को, नई बातें करते हैं, नई युग की नई बातें करते हैं। आज हमारे मोदी जी इतने ताकतवर हैं कि अमेरिका कहता है कि मेरे दोस्त हैं, चिल्ला चिल्ला के कहता है, चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मेरे दोस्त हैं। लेकिन यही अमेरिका कल का बोल दिया है कि एप्पल का प्लांट नहीं लगेगा भारत में। अच्छा ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, हमारे क्या प्लांट की कमी है क्या? नहीं ठीक है, लेकिन फिर भी तो सीईओ से उसने मना कर ठीक है, मेरे यहाँ प्लांट की कमी कौन है। से पार्टनर है, कौन से दोस्त है जो कि भारत के विरोध में सोच रहे हैं, व्यापार को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं? बताइए। देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारे देशों से कंपनियाँ आ रही हैं सर, ठीक है। बाँच का जाने परसौती का पीड़ा, वो तो व्यवसाय न है क्विंटल साहब। हमारे भारत के प्रधानमंत्री वो नेता हैं, ये नेता तरीके से सोचते हैं, वो व्यवसायिक तरीके से सोचते हैं, दोनों में अंतर होगा। अब रही दोस्ती की, तो वो व्यवसायिक दोस्ती रखे हैं, मगर मोदी जी ने मित्रता की दोस्ती रखा है। आपको पता होना चाहिए सर कि हमारे देश के लोग यूक्रेन में पढ़ने गए थे, कहा कि रसिया होश में रहो, पहले मेरे देश के नौजवानों को, मेरे देश के भाइयों को, मेरे देश के बेटों को मेरे देश ला देने दो, उसके बाद तुम कुछ करोगे। इतना बड़ा ताकत महाराज, इस पाकिस्तान को देखिए ना, आज चाइना को देख लीजिए ना, हमारा चू तक बोलने नहीं देते हम लोग। हमारे देश के एक एक नौजवान इतना जुझारू होता है, इतना ताकतवर होता है, बहनें होती हैं, माताएं होती हैं कि अपनी सारी धन दौलत बलिदान कर सकती हैं देश हित में। इससे बड़ा देश कौन सा है भाई? कौन सा कोई देश दिख रहा है आपको सर? बंटी बाबू, आप तो बहुत लोगों का बाइट लेते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसा देश कहीं नहीं मिलेगा। आज ओवैसी साहब को बोलना पड़ा भारत जिंदाबाद, उनको पता चल गया जिंदाबाद नहीं बोलो तो मेरा कहीं जिंदाबाद नहीं हो जाए। तो भारत की बात थी, देश की बात थी, जाहिर सी बात है कि बोलना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। तो सोनिया जी के दामाद जी तो वो भी तो देश के हैं, वो भी तो देश के हैं हुजूर, का पाकिस्तान से थोड़े हैं। जिनका कोई जात नहीं होता है उसका धर्म नहीं होता है, जिसका धर्म नहीं होता उसका जात नहीं होता है। एक देश में हमारे यहाँ इस टाइप की स्थितियां हैं कि हमारे यहाँ बहनें भी सुरक्षित हैं, माताएं भी सुरक्षित हैं, नौजवान भी सुरक्षित। अब डिजिटल की आपने बात कहा था, रोजगार हमारे यहाँ है, रहेगा। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हमारे यहाँ खुलने जा रही हैं। अब देखिए, मेरा देखिए शांति इंस्टीट्यूट टेक्निकल डिग्री कॉलेज है, मैं यहाँ कम से कम 16-17 आदमी को रोजगार दिया हूँ। बहुत सारे बच्चे मेरे स्किल सीख के जाते हैं, पढ़ के जाते हैं और रोजगार पाते हैं, देश में विदेश में भी जाते हैं। ऐसा थोड़ी है सर, हम भी काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के मिशन का हम भी एक छोटा सा अंग है। ये बताइए कि दरौली में क्या होगा? दरौली जो सीट है वो बीजेपी के खाते में रहेगी या फिर ये भी चर्चा चल रही है कि लोजपा के भी खाते में जा सकती है? लोजपा में कहा जाएगी सर, भारतीय जनता पार्टी की थी, भारतीय जनता पार्टी की रहेगी, भारतीय जनता पार्टी की है। तो कई उम्मीदवार हैं वहाँ से दिखाई दे रहे, जिसमें एक आप भी है, तो क्या लग रहा है कि मैं उम्मीदवार नहीं हूँ सर। अब पार्टी आला कमान जो मुझे फैसला करेगी, कहेगी जाके लड़ो। अजय पासवान लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? मैं तो नेता हूँ तो लड़ता ही हूँ, मैं लोकसभा लड़ा हूँ, विधानसभा नहीं लड़ूंगा, जिला पार्षद रहा हूँ। तो दरौली से ही ना चुनाव? हाँ, वही सुरक्षित है, वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। टिकट देगी तब लड़ेंगे, ऐसा कोई मेरा डिमांड नहीं है, नहीं देगी, मैं पार्टी का काम करूंगा। जी। तो और सीटों पर क्या लग रहा है? और सीटों पर मान लीजिए कि जैसे सिवान सीट हो गया या फिर दरौंदा सीट हो गया, एक और आपके काफ़ी करीबी अजय सिंह जो कि कविता जी सांसद हुआ करती थी, अब पूर्व सांसद है, उनकी भी चर्चा चल रही है। तो कहाँ एडजस्टमेंट हो रहा है कुछ, क्योंकि आप लोग एनडीए में हैं? जी जी, एनडीए के जो भी आला कमान लोग हैं, तो माननीय पूर्व सांसद कविता जी के जीवन साथी हैं अजय जी, वो उनकी बात नीतीश जी से हो चुकी है।
अब सीवान की बात है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सीट आखिर होगी। किस सीट के लिए हो चुकी है क्या? क्योंकि दरौंदा सीट जो है वो तो व्यास जी के खाते में वर्तमान विधायक है, अब एक रघुनाथपुर बच गया, जेडीयू के खाते में सीट है। हालांकि पिछले बार अति पिछड़ा को चुनाव लड़ाया गया था, तो इस परिस्थिति में क्या वहां से संभावना व्यक्त की जा रही है कि वहां से आ सकते हैं? ये तो बंटी बाबू आला कमान की बात है, मैं ये बता नहीं सकता हूँ। अन्यथा जदयू की सीट रही है तो जदयू की ही रहेगी। अब अजय जी लड़ते हैं या जो भी साथी लड़ता हो या मनोज जी लड़ते हैं, इसकी जानकारी तो ऊपर से। कविता जी चुनाव लड़ेंगी चाहे जहां जी नहीं लड़ेंगी, अजय सिंह जी लड़ेंगे। अजय सिंह जी लड़े कहीं से भी, मतलब लड़ेंगे ये श्योर है जी, एनडीए से? एनडीए से लड़ेंगे। अच्छा। दूसरी बात यह है कि जिस विधानसभा से आप तैयारी कर रहे हैं, दरौली विधानसभा, वो कहा जाता है कि भाकपा माले का गढ़ है और वहाँ के नेता जो है कद्दावर नेता है सतदेव राम। किस तरीके से आप भाई लड़ाई लड़ेंगे? अगर आपने तो कहवा ही दिया, बहुत चतुर पत्रकार न हैं आप। अगर मुझे टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी तो सतदेव राम जी कहीं नहीं रहने दूंगा मैं, कहीं नहीं रहने दूंगा मैं। दलितों का नेता मैं हूँ, शोषितों का नेता मैं हूँ। वो तो दलितों का शोषण करने वाले लोग हैं, अपमानित करने वाले लोग हैं। दलितों का काम कहाँ करती है माले पार्टी? और सतदेव राम 3 टर्म से विधायक वहाँ रह रहे हैं। किस दलित को उन्होंने सम्मान देने काम किया? किस दलित को बढ़ाने का काम किया है? हम आएंगे, वहाँ के लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं भी वहाँ के लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। मैं क्षेत्र में जाता हूँ, क्षेत्र के लोगों से बहुत अच्छी मेरी स्नेह प्रेम है। सारे दुख दर्द में मैं रहता हूँ, मेरे दुख दर्द में सारे क्षेत्र के लोग रहते हैं। और सतदेव राम जी कहीं नहीं रहेंगे, मैं वादा आपको दिलाता हूँ। अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी मुझे वहाँ से टिकट से नवाजती है तो मैं आपको वचन देता हूँ कि पिछले बार आपने देखा कि किस तरीके से लोगों ने सतदेव राम पर भरोसा जताया। कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है सर जी। वो कैंडिडेट किस टाइप का है, कैंडिडेट की पकड़ किस टाइप की है, कैंडिडेट किस टाइप से अपना सामंजस्य अपने क्षेत्र में रखा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है राजनीति का क्षेत्र सर। अब उस क्षेत्र में कोई दलित प्रखर नेता ही नहीं था, कोई सामाजिक नेता ही नहीं था कि उनका जवाब दे पाए। और सतदेव राम जी अपनी डफली बजाते थे। आपके नज़र में क्या जितने लोग और दावा कर रहे हैं वो क्या वो प्रखर नेता नहीं है? पहले की बात मैंने कहा था, अभी की बात मैंने नहीं कहा, मैंने पहले की बात कहा। सारे प्रखर है, सारे साथी मेरे प्रखर है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी मेरे साथी सारे प्रखर, हमसे भी ज़्यादा प्रखर है। और बोलिए ना सर, अब पार्टी मुझे कहाँ तक देती है वो पार्टी को आला कमान के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मुझे नवाजती है तो मैं सारे साथी सारे भाइयों के साथ लेकर के एक ताल ठोकूंगा। अजय पासवान आरजेडी में हुआ करते थे, उसके बाद लोजपा में साहबुद्दीन साहब के समय में आपने बहुत काम, जिला पार्षद थे, आपने काम किया था उनके साथ। और उसके बाद लोजपा में आए जी, उसके बाद आप लोजपा में आए और फिर बीजेपी में आ गए, गुनगाने लगे बीजेपी का। नहीं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बड़ा हृदय वाली बात पूछ दिया सर। मैं विश्व हिंदू परिषद का बहुत 95 से सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूँ। सिवान में मैं ही लाया था, गर्व से कहो हिंदू हूँ, विश्व हिंदू परिषद का ऐलान है। और हिंदुत्व मेरे में झलकती है, हिंदुत्व के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहता हूँ और रहूँगा, और था पहले भी था। तो ये है सर, भगवा मेरे देख रहे हैं, भगवा 24 घंटा सोने के बाद ही उतरता है सर ये। और भगवा बहुत ताकतवर रंग है सर। भगवा पहनने से ही लोग जानेंगे कि आप हिंदू हैं, ऐसा नहीं जानेंगे? नहीं, बहुत ताकतवर रंग है सर जी। हमारे जितने इष्ट हैं ना, जितने देवता हैं, यही कलर उनको ज़्यादा पसंद है। तो हिंदू तो ऐसी हो गया मैं। ये पहनने से कोई बात नहीं है, ये पहनते ही ऊर्जा हो जाता है शरीर में, ऐसा मतलब ऊर्जा हो जाता है कि लगता है कि साला मैं कुछ काम अच्छा करने जा रहा हूँ। ये इस भगवा में कमाल है सर। तो आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी भी उसका मुख्य जो है भगवा ही है। तो अब लोग कहने लगे कि क्या ये हिंदुत्व की पार्टी? नहीं, ऐसी नहीं है। क्या भाजपा में मुस्लिम लोग नहीं हैं? सारे समाज के लोग हैं, सारे जाति के लोग हैं, सारे जाति के लोगों को सम्मान मिलता है। हम क्या मुसलमानों को सम्मान नहीं देते? बहुत देते हैं। हाँ, हमारा जो विरोध करता है उसको अपमान करते हैं हम। हमारा विरोध करेगा उसको अपमानित करेंगे, हमारा जो विरोध करेगा उसका जम के पुरजोर विरोध करेंगे हम। तो ऐसा नहीं है सर। भगवा पहनने के बाद कुछ ऐसा ऊर्जा हो जाता है, सनातन लगता है कि हम रियली सनातनी हो गए। आज देख रहे हो कि मेरा सीखा देख रहे हैं आप, 20 में लोग सीखा रख रहे हैं। ये सीखा के पास हाथ जाते ही लगता है कि ऊर्जा आ गया, कोई एंटीना स्टार्ट हो गया है, लगता है कि डिश मेरा स्टार्ट हो गया है। तो ये कुछ ऐसी प्राकृतिक चीज़ें हैं जिससे हम धर्म में, हमारे धर्म के अनुयायियों ने, हमारे धर्म के इष्टों ने इसको समाज में डाला और उसको हम लोगों ने अनुसरण किया।